जय हिंद साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो भाई आज अपने जो बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं मौलिक अधिकार की। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। मौलिक अधिकार अपने संविधान की दृष्टि से तो चलो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान में लाने के लिए। तो देखो भाई, एक अपनी अभी तुम्हारे को लग रहा है कि गुरुजी मौलिक अधिकार में हमें दिक्कत आ रही है, इधर उधर हमने देख लिया, समझ में नहीं आ रहा। मैं दावा कर रहा हूं मेरे भाई, आप 5 मिनट सुन लो ध्यान से। मौलिक अधिकार 5 मिनट के अंदर आपके कदमों में होंगे। कदमों में तो क्या गुरुजी हमारी हैं, मतलब समझने की दृष्टि से सुनना ध्यान से मेरी बात। मौलिक अधिकार को शुरू करे जा रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। गुरुजी आप ये किस लेवल का करा रहे हो? देखो पढ़ाई कराने लगे फिर इसका कोई लेवल नहीं है। आप किसकी तैयारी कर रहे हो, मैं उस लेवल का करा रहा हूं। पता लग जाएगा 10 मिनट के अंदर, जो इसको बताऊंगा ना फिर पता लग जाएगा। वैसे मैं देखो, एक पर्पज होता है कि किसी भर्ती का नाम लेकर आए जिससे क्या है कि विद्यार्थी को आकर्षित हो। तो ये ईओ के लिए मान लो तुम, बाकी अगर आप XYZ किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक यूपीएससी पीटी तक का मामला बिठा देंगे। तो देखो मौलिक अधिकार की अगर अपने बात करें तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 के अंदर है। किस में भाई? भाग 3 में। अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे संविधान के भाग 3 में, तो ये तो पता लग गया। अगर प्रश्न ये पूछे कि अनुच्छेद बताइए, तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35। एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि मौलिक अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं। तो अगर अपने इन दोनों को माइनस करेंगे तो कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 23। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं जेल प्रेरी में। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 23 के अंदर है। अब सुनना मेरी बात आगे ध्यान से मेरे भाई। मौलिक अधिकार गुरुजी किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं कहां से भाई? अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को कब जोड़ा गया? 1791 में। अब सुनो ध्यान से बातें। मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम दुनिया में जो विकास हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो आ जाओ इसकी कहानी, मतलब पूरा प्राचीन इतिहास ही पढ़ेंगे। फिर तुम कहोगे गुरुजी मौलिक अधिकार क्यों लाए गए थे? मौलिक अधिकार इसलिए लाए गए थे ताकि मानव अपना विकास कर सके। जैसे देखो, तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं दिया जाएगा, मैं कहूंगा तुम ऐसे काम करो, तो तुम अपना विकास कैसे कर लोगे? समझ रहे हो बात को? तो तुम के कुछ अधिकार दिए जाएंगे, फिर ही तुम अपना विकास कर पाओगे अच्छी तरह से। तो वही बात थी सेम कि मौलिक अधिकार देने का उद्देश्य एक ही था कि मानव अपना विकास कर सके। सर्वप्रथम जो थे वो मौलिक अधिकार किस देश के अंदर विकास होता है? ब्रिटेन के अंदर। संविधान की जननी किस देश को कहते हैं? ब्रिटेन को। हेनरी मैंने नाम दिया था ना। अच्छा गुरुजी, अब आप कहते हो कि वो हमें क्लास से पूरी मिल नहीं पाती सही ढंग से, तो आप ऐसे किया करो, जीके बाई अजय सर चैनल सर्च मारो ना, तो प्ले लिस्ट में मैंने वो बनाया हुआ है संविधान, भारत का संविधान, तो उसमें आप जाया करो, उसमें सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो देखो ब्रिटेन की घटना है 1215 ईस्वी की। कब की है? 1215 की। ब्रिटेन का उस समय राजा था, उस राजा का नाम था किंग जॉन। तो भैया सामंतवादी लोग थे और सामंतवादी लोगों के दबाव में आकर इस किंग जॉन भाई साहब ने मैग्ना कार्टा जारी किया। क्या जारी किया? मैग्ना कार्टा। गुरुजी ये मैग्ना कार्टा क्या होता था? मैग्ना कार्टा आप यूं मानो कि ब्रिटेन की जनसंख्या, ब्रिटेन के लोगों को पहली बार लिखित दस्तावेज के रूप में क्या दिए गए थे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लिखित दस्तावेज के रूप में दिए गए थे सबसे पहले कहां पर? ब्रिटेन में। इसीलिए भाग 3 को संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। प्लस भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कही थी भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। और आर्टिकल 32 को आत्मा कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा। और जवाहरलाल नेहरू ने आत्मा कहने कहा था भाग 3 को। और प्रस्तावना को आत्मा कहने वाले व्यक्ति 4 थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, उसके अलावा अगर अपने बात करें तो सुभाष कश्यप, ठाकुरदास भार्गव, हिदायतुल्लाह, ये लोग थे जिन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा था? आत्मा। चलो आ जाओ, लेवल आप धीरे धीरे देखते रहना, वो लेवल कराऊंगा मेरे भाई, प्रश्न गलत नहीं होगा। मौलिक अधिकार फिर कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाग 3 संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। अब अगर अपने मैं आपको बात बताऊं मौलिक अधिकारों का है
कि मौलिक अधिकारों का इतिहास कैसा रहा है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख दिया था भारत के अंदर वो 1895 में दिया था। किसने? देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम उल्लेख दिया था, याद रखना, भारत के अंदर। कहने का मतलब भारत में मौलिक अधिकार की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अनेक लोगों ने मांग की, जैसे संविधान की मांग हुई थी वैसे ही मौलिक अधिकार की मांग हुई थी। गुरुजी ये मांग किस प्रकार हुई? तो आजा मेरे भाई देखते हैं। देखो याद करने का तरीका बताता हूं कैसे करना है। ये तो बात नॉर्मल थी, तुम्हें याद हो गया होगा, सिंपल सा था। भाग 3 में उल्लेख है और ब्रिटेन में सर्वप्रथम विकास हुआ था और 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख है। सिंपल सी बात थी। मेन मामला तो यहां से चलेगा। मौलिक अधिकार की जो मांग है वो सबसे पहले किसने की और सबसे बाद में किसने की, वो देखो। तो देख भाई, इसको याद करने का तरीका ऑप्शन याद करो। पहले 1895, एक तो अपने को ये याद करना है, हो जाएगा गुरुजी। उसके बाद 1917 से 1919 ये टाइम याद करो। और उसके बाद जो टाइम याद करना है वो 1925। और उसके बाद जो याद करना है वो 1928। 28 के बाद 1930। 30 के बाद क्या आता है मेरे भाई? 31। तो 1931। 31 के बाद याद रखो 1935 और 35 के बाद याद रखना 1945। तो संविधान का जो विकास हुआ था वो देखो किस प्रकार हुआ था। ये ध्यान से समझना, याद करने का तरीका कोई भी चीज। सबसे पहले उसके सन याद कर लो। 95, 1917, 25, 28, 30, 31, 35, 45। मैं दावा कर रहा हूं, आप एक बार इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले ये लिख लो। ये लिख के इसकी बातें फिर याद करो। सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी? मैंने कहा सबसे पहले क्या लगाते हैं? तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम मांग की थी स्वराज्य विधेयक के तहत। स्वराज्य विधेयक के तहत क्या की थी इसने? मांग की थी। बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गया। कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम जो मांग की गई थी वो कब की गई थी? गुरुजी कांग्रेस ने मांग की थी 1917 से 19 में। और कांग्रेस से मांग करने वाली जो महिला थी उसका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था दोस्त? सरोजनी नायडू। बिल्कुल सिंपल। आगे देखो, 1925 में जो मांग करने वाले थे उनका जो नाम आता है वो आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो मांग की गई थी वो कब की गई थी? तो यार सॉरी 1925 में जो मांग की थी वो की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट द्वारा मांग कब की गई थी? तो 1925 में। 28 में देखो, 28 में जो मांग की थी वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने की भाई? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने जो मांग की थी वो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की थी। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, ये भी सिंपल। 30 में जो मांग की थी वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उन्होंने एक अधिवेशन किया था कराची। कौन सा अधिवेशन? कराची, पाकिस्तान के अंदर। इस अधिवेशन के तहत इसने क्या की थी? मौलिक अधिकारों की मांग इस अधिवेशन के अंदर की थी। 1931 में देखो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। और दूसरे में भाग लेते हैं गांधी जी। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, कौन से में? दूसरे में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गांधी जी। तो यहां पर गांधी जी ने मांग की। किसने मांग की? गांधी जी ने। तो गांधी जी द्वारा मौलिक अधिकार की मांग कब की गई? 1931 में। कौन से गोलमेज सम्मेलन में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और यहीं पर विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी की बेइज्जती की जाती है, जिससे के तहत बताया जाता है कि गांधी जी ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन छोड़कर आ गए थे। ठीक है, तो एक में भाग लिया था गांधी जी ने। कौन से में? दूसरे में। 1935 जवाहरलाल नेहरू। अगर मेरे भाई प्रश्न पूछे, अब मौलिक अधिकार का जो प्रारूप तैयार किया था, इस मौलिक अधिकार का जो प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति थे और वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखो दोस्त, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। ये बात याद रखना।
1945 में तेज बहादुर सफरू इसके द्वारा मांग की गई थी किसकी भाई? मौलिक अधिकार की। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो याद कैसे करना है। पहले सन याद करो, 95, 17, 25, 28, 30, 31, 35, 45। पहले ऊपर वाले 3 याद करो। सबसे पहले तिलक, उसके बाद कांग्रेस ने मांग कर ली, उसके बाद एनी बेसेंट ने। 3 याद हो गए। सबसे पहले तिलक, फिर कांग्रेस, फिर एनी बेसेंट, फिर चौथा। पहले ये याद है तो देखो, ये जो 8 ना, 8 ठाठ हो जाएगी, ठाठ हो जाएगी तो लाल हो जाएंगे, तो मोती भी मिल जाएगा तो लाल। मोती कौन से रंग का? लाल। ठाठ कब होगी? जब मोती मिलेगा लाल रंग का, तो मोतीलाल नेहरू। तीसरा कौन नहीं मरा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि कराची सिंधु नदी किनारे है ना, इसलिए यहाँ पर नदी वो सिंधु नदी बहती है, इसलिए 30 नहीं लगी इसको। 30 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 30 सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 दूसरा गोल में सोनिया गांधी जी में, और 35 में जवाहरलाल नेहरू, फिर 10 जोड़ो 45 में तेज बहादुर सफरू। तो इनके द्वारा मांग की गई थी कि इनकी भाई मौलिक अधिकारों की। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई? हाँ गुरुजी आ गई। तो इन लोगों द्वारा मांग की गई थी। और एक बात और याद रखना, संविधान बनते समय सर्वाधिक जो विचार का टॉपिक रहा था, विचार किया गया था, वो किन पे किया गया था? मौलिक अधिकारों पे। याद रखना कि संविधान बनते समय सर्वाधिक, तुम प्रस्तावना मत कर देना, प्रस्तावना भी टॉपिक मैंने करवा दिया अच्छे लेवल से। संविधान अच्छा लेवल ही पढ़ेंगे मेरे भाई। तुम देखो यहाँ ये पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता लग रहा होगा धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो विचार किया इस मौलिक अधिकार पे सर्वाधिक। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ प्रश्न और बढ़ेंगे। वनडे एग्जाम में क्या पूछ लेगा प्रश्न? ये जो मौलिक अधिकार है, कौन से भाई? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के लिए समितियां आई थी। एक तो सीधा पूछेगा मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, और एक पूछेगा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोनों ही अलग थे। मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे पटेल साहब थे, क्योंकि 30 से नहीं लगी थी। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी के। देखो उप नाम आ रहा तो नाम भी ये जेबी 2 आ रहे हैं इस तरह से, है ना। तो जेबी जो कृपलानी था वह मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सिद्धो मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष था। सिंपल सी बात है। मौलिक अधिकार गुरुजी हैं कितने? अब मौलिक अधिकार वर्तमान में तो 6 है, पहले कितने थे? 7 थे। कितने हैं? 7। लेकिन क्या कहानी हुई देखो, ध्यान से सुनना इस बात को। मौलिक अधिकार जो हमें 7 दिए गए थे वो 7 के 7 लिखूंगा, टेंशन मतलब, और इनके अंदर भी जाएंगे, बहुत अच्छा लेवल का पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार जो 7वां था इसको हटा दिया गया। गुरुजी क्यों? क्योंकि 7वां जो मौलिक अधिकार था वो हमारे पास था संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति के अधिकार का मतलब ये है, जैसे ये कोई नगर है, आप समझो ध्यान से इस बात को, ठीक है। और यहां से पूरा अनुच्छेद पूरे ऐसे याद करवा दूंगा, आपको टेंशन मत लेना। जैसे यहां पर कोई स्थान है एस, यहां पे कोई स्थान है पी, एस वाले को पी पे जाना है, तो पहले क्या करते थे, ये उस समय का दौरा जब मांग चल रही थी ना, उससे भी पहले की बात है। तो पहले क्या करते थे लोग, जैसे अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली ट्रेन जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी थाना से मुंबई, थाना से मुंबई। ऐसे ही क्या किया, जब धीरे धीरे विकास हुआ तो इन्होंने कहा कि अब जैसे लोग जाते हैं उनके दूसरे साधन जाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव, क्यों ना हम रेल पटरियां बनवाएं। और रेल पटरी बनवाएंगे तो इससे क्या होगा कि एक हमारा भी खर्चा कम लगेगा, इनकम का सोर्स भी बढ़ जाएगा, लोग अपने जो स्थान पे हैं वो गंतव्य स्थान पे जल्दी पहुंच जाएंगे। देखो पहले ऐसे घूम के जाना पड़ता था सड़क से, तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे रेल पटरी बना दें यहाँ से यहाँ तक कि जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मान लो तुमने यहाँ घर बना रखा है, मैंने यहाँ घर बना रखा है, और सरकार आई हमारे पास बोली कि भाई ये आप घर यहाँ से हटा लो, हम इसके आपको पैसे दे देंगे, मतलब इस भूमि के, इस संपत्ति के। कौन नहीं हटावा भाई, संपत्ति का अधिकार है हमारे पास, नहीं हटाएंगे। अब मना कर दिया। ऐसे मुद्दे बहुत उठने लगे, बहुत आने लगे। तब सरकार ने निर्णय लिया कि भाई संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाओ। अब तुम कहोगे गुरुजी क्या मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है? हनन का मतलब उल्लंघन हो सकता है। बिल्कुल, ये उल्लंघन कौन कर सकता है, वो सारी बातें धीरे धीरे आप समझ जाओगे
अगले 30 मिनट में आपको एक अच्छी पकड़ होगी इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक तो अभी खत्म नहीं होगा, लगेंगे, लेकिन अच्छी पकड़ हो जाएगी। अब क्या किया लोगों ने, मतलब सरकार ने क्या किया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया। कैसे हटाया गया, तो देखो, संपत्ति का अधिकार एक संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। अगर पूछे 42वां संविधान संशोधन, तो देखो 42 में 2 घटा दो 76 में, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार कर दिया है। कौन सा अधिकार कर दिया, वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। और कानूनी अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 301 के तहत ये जो अधिकार है वो कौन सा कर दिया है, कानूनी अधिकार। पहले जो वो हमारा मौलिक अधिकार था। अब वर्तमान में अगर पूछे कितने अधिकार हैं, तो वर्तमान में जो अधिकार की संख्या है वो टोटल कितनी है, 6। याद हो जाएगी, बता दूंगा कौन से हैं 6 के 6। तो ये बात समझ में आया, संपत्ति का अधिकार क्यों छीन लिया गया, इसीलिए कि टिपा के दिखा दो, लटना पड़े तो, मतलब लोग पहले, अब देखो, अब इनके 2 घर के रुपए देने से अच्छा तो यहाँ से घुमाने से अच्छा तो इन 2 घर के रुपए दे देंगे। हाँ गुरुजी, अगर इसने हमारी संपत्ति छीनी तो पैसे मिलेंगे, अगर आप जिद करोगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई सार्वजनिक काम हो रहा हो तो उसमें टांग ना अड़ाए, भाई संपत्ति ले जाओ तुम, हम कहीं और ले लेंगे, है ना। तो भाई देखो आगे, अब इसके बाद अपने बात देखें, तो ये समझ में आ गया कि 44वां संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। अब इसके बाद देखो क्या क्या चीजें याद रखनी है। मौलिक अधिकार को ब्रिटेन में बिल्स ऑफ राइट कहते हैं, ये बात भी याद रखना वर्तमान के अंदर। ठीक है गुरुजी, ये बात याद हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा इतनी लोड लेने वाली ज़रूरत हमें है नहीं। अब देखो कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें केवल भारतीयों का ही है अधिकार। तो भारतीयों के अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो कौन से अनुच्छेद हैं, तो भारतीयों के अधिकार वाले जो अनुच्छेद हैं वो है 15 से शुरू होंगे। 15 के बाद क्या आता है, 16 के बाद क्या आता है, 17 के बाद सीधा 19 लिख देना, 19 में 10 जोड़ो 29 के बाद क्या आता है, 30। ये जो अनुच्छेद है ये केवल भारतीयों को मिलेंगे, ठीक है गुरुजी। फिर विदेशी अनुच्छेद कौन सा है, विदेशी नागरिक को मिलने वाला अनुच्छेद कौन सा है, तो विदेशी नागरिक को मिलने वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 14, जिसमें समानता का अधिकार है। विधि के समान, है ना, पढ़ते हैं समानता, तो मतलब विधि अंग्रेज हो चाहिए अपने वाला, सभी के लिए समान होगा कानून, कहने का मतलब ये है। गुरुजी ये भी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर भारत देश में आपात लगता है, क्या लगता है, आपात, सुनना इस बात को, भारत देश में आपात कौन लगाएगा। आपने कई बार वो टीवी अपने यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब पे एक एड आती है, इंदिरा गांधी जी बोलती है कि भाई और बहनों, हमारे राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा की, राष्ट्रीय आपात। तो आपात की घोषणा कौन करता है, यानी आपात लगाने का जो काम होता है वो किसका होता है भाई, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब आपात वाली सारी पढ़ लेंगे, वरना मौलिक अधिकार पूरे नहीं होंगे, इधर उधर की बातें करेंगे तो, है ना। तो आपात राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। आपात के तहत सभी मौलिक यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी सभी मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाएंगे, निलंबित। केवल अनुच्छेद 20 को याद रखो, 20 के बाद क्या आता है, 21। 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर सारे अनुच्छेद क्या कर दिए जाएंगे, निलंबित। जो है ना 12 से 35 तक सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। गुरुजी वो कौन सा अनुच्छेद है जो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के निलंबित हो जाता है। अनुमति देखो, ये तुम अब अच्छे लेवल की तैयारी करो तो निलंबित होने का मतलब होता है बंद होना, तो ये चीजें तुम समझने लग जाओ, है ना। तो बिना अनुमति के निलंबित होने वाला जो अनुच्छेद है उसका नाम है 19 एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो बिना राष्ट्रपति की घोषणा के अपने आप निलंबित हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात लगते ही ये अपने आप निलंबित हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आपात लगने के बाद गुरुजी राष्ट्रीय आपात कैसे लगता है ये बात बताओ। तो राष्ट्रीय आपात लगता है जैसे बाहरी आक्रमण हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, कोई महामारी आ जाए, जैसे कोरोना काल था ना, तो वह एक तरह से आपात ही लगा हुआ था, लेकिन तुम्हें 20 और 21 अनुच्छेद की छूट थी,
इसमें क्या प्राण दाह की स्वतंत्रता, जैसे मतलब अगर तुम्हें लगे कि गुरुजी इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है तो तुम अगले को जवाब दे सकते हो, इसका मतलब ये है। तो याद रखना, आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब आपात की घोषणा कर देगा तो सभी मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, निलंबित हो जाते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़कर। और राष्ट्रपति की बिना अनुमति के यानी बिना घोषणा से निलंबित होने वाला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 19। ये बात भी समझ में आ गई? बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मौलिक अधिकार जो है, क्या भाई मेरे भाई, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के संबंध में जो कानून बनाने का काम होता है या मौलिक अधिकार के संबंध में जो भी कर्तव्यों का काम होता है, ये कर्तव्य कौन निभाता है? तो ये कर्तव्य निभाते हैं न्यायालय। कौन निभाते हैं? न्यायालय। मतलब इसके संबंध में कोई कानून बना हो, कानून रद्द करना हो, तो ये सारा जो काम करते हैं मौलिक अधिकार के संबंध में वो किन के द्वारा किया जाता है? न्यायालयों के द्वारा। अच्छा, न्यायालय आपको पता हो राजस्थान में 2, एक जो न्यायालय है उसका नाम है उच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय। और एक जो न्यायालय उसका नाम है उच्चतम न्यायालय। दोनों में मेरे भाई अंतर है। अब तो तुम ऐसे तो नहीं समझोगे, तुम ऐसे समझ जाओगे कि उच्च न्यायालय को कहते हैं हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत, नहीं मतलब किस अनुच्छेद के तहत शर्तें दी गई हैं? तो उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो आर्टिकल 32 के अंदर कुछ शर्तें हैं। उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के अंदर कुछ शर्तों का प्रावधान है कि मतलब मौलिक अधिकार, जैसे देखो तुम्हारे मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि जिससे तुम्हारा हनन हो रहा है, उससे में क्या करोगे? तुम जाके न्यायालय में शिकायत कर दोगे कि हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो जैसे 4 पॉइंट होते हैं, ये समीक्षा कर सकता है न्यायालय। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इस तीसरे पॉइंट से दिक्कत है कि मतलब ये वाला जो है ना, इसमें हमें दिक्कत हो रही है। जैसे मैं तुम्हें लेता हूँ छुआछूत का अंत, ठीक है? छुआछूत का अंत हमारा एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 17 के अंदर। तो जैसे तुम्हारे पास इधर दे दिया कोई अधिकार, इधर दे दिया कोई, इधर 17 के अंदर कुछ भाग बना दिए, और ये जो 17 के अंदर ख भाग था ना, इस ख में ये लिख दिया कि तुम रंग से भेदभाव कर सकते हो किसी से, मतलब सरकार ने ये लिख दिया। तो तुम्हें कहोगे भाई हम हमारे मौलिक अधिकार है, हम किसी में रंग के आधार पर भेदभाव कर नहीं सकते, आर्टिकल 15 कह रहा है। तो फिर क्या करेंगे? अपने इस अधिकार को, सरकार के कानून को कटवा सकते हैं। कहाँ पर जाकर? न्यायालयों में। न्यायालय कितने हैं? उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, 2 न्यायालय। तो मतलब कहीं भी ये समीक्षा कर सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या? बात को घुमाओ मत, आप आराम से समझो, समझ में आ जाएगा। मौलिक अधिकारों का कर्तव्य या लागू करने का जो काम होता है वो न्यायालय को होता है। न्यायालय में उच्च न्यायालय और उच्चतम। उच्च न्यायालय का उल्लेख 32, उच्च न्यायालय छोटा होता है तो छोटा 32 है, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 226। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आगे बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों के बारे में और क्या क्या संबंध में अपनी चीजें पढ़ सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अच्छी चीजें अब अनुच्छेद शुरू करने वाला हूं मैं, थोड़ी सी समितियां लिखाकर। हाँ, एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध लाए जाते हैं। ये बात लिख लो, परिभाषा इसकी। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध लाए जाते हैं ताकि राज्य कोई कठोर कानून ना बना दे। अगर कठोर कानून बनाएगा तो कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, और न्यायालय फिर वो समीक्षा कर लेगा अपने आप। समझ में आ गई बात? अब मैंने प्रश्न बताओ 2-3 कि अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के तहत किस अनुच्छेद को छोड़कर सारे निलंबित हो जाएंगे? 20-21 को। बिल्कुल, वेरी गुड। और बिना राष्ट्रपति की घोषणा के निलंबित होने वाला अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद 19। अच्छा, हमारे जो मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम कहाँ जाएंगे? न्यायालय। न्यायालय कितने होते हैं? 2, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट शर्तें जो दी गई है वो 32 में और वो 226 के अंदर। ये बात तो मेरे को लग रहा है तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो, कुछ मैं आपको ये बताया देता हूं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करेंगे, ये कुछ प्रावधान लाए गए थे। कैसे? वो देखो। एक तो तुम्हें सन याद करना 1951, गुरुजी हो गया। फिर एक सन याद करो 1967। फिर तुम एक सन याद करो 1973। अभी तो मैंने अनुच्छेद तो शुरू ही नहीं किया, तुम यहां से पता लगा लो भाई। अच्छा, आपने पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है शंकरी प्रसाद बनाम, शंकरी प्रसाद बनाम संघ राज्य। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है गोलक नाथ बनाम राज्य, और इसमें याद रखना बनाम
पंजाब राज्य। गुरु जी ये क्या, अभी बताता हूँ, 1 मिनट। 73 में तुम्हें याद रखना है अप्रैल केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सिंपल सा है। 1951 में आया था शंकरी प्रसाद बनाम राज्य। 1967 में आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1973 में आया था केशवानंद भारती बनाम राज्य। और इसका आपने बहुत बार चर्चा सुना होगा। देखो ये किस लिए आए थे, देखो ये इसलिए आए थे मेरे भाई, से शंकरी प्रसाद से संशोधन कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ये बात किसने बोली, ये बात बोली शंकरी प्रसाद बनाम राज्य ने, संशोधन किया जा सकता है। ये बात तो गुरुजी समझ में आ गई। अब देखो याद किसने ना, से संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ ने बोला था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली, ये बात बोली गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वालों ने। ये कब लाया गया था, 1967 में। संशोधन नहीं कर सकते, सिंपल सा। अब ये केशवानंद भारती बनाम में 13 न्यायाधीश बैठे थे। कितने भाई, 13 न्यायाधीश। आइन में जो मुख्य था 13 न्यायाधीश में, उसका नाम था जस्टिस सीकरी, जस्टिस सीकरी। और इसी जस्टिस सीकरी के कारण इसका नाम पड़ा था सीकरी भारती बनाम केरल राज्य, इसको ये भी कहते हैं। इसके अंदर ये कहा गया कि हम संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। इसका निर्णय इसका क्या आया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। गुरुजी मूल ढांचे से क्या तात्पर्य है मेरे भाई, मूल ढांचे से तात्पर्य ये कि हम जैसे कोई पहले जो संविधान बनाया गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर, जो संविधान में लिख दिया ना उसको नहीं बदल सकते, ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था, जैसे अनुच्छेद 21 है, 21 में कोई चीज ऐड करनी है तो ऐसे नहीं है कि 21 को 22 बना के ऐड कर देंगे। 21 में कोई चीज ऐड करनी है कै, कोई और चीज ऐड करनी है खै, मतलब ये ऐसे आगे चलेगा, 21-22 नहीं होगा, ऐसे ऐड होगा। ये धीरे धीरे समझ जाओगे आप। तो संविधान के भाग में संशोधन कर सकते हैं किंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, ये बात बोली केशवानंद भारती बनाम राज्य ने। गुरुजी संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 368 के अंदर है। आर्टिकल 368 में कौन सी प्रक्रिया, संशोधन की। और याद रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने जो है वो किस देश से ली गई है, हमने बोली है दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से हमने संविधान संशोधन की क्या ली है, प्रक्रिया। बिल्कुल सिंपल सा था। 51 में शंकरी प्रसाद, 67 में गोलकनाथ, 73 में केशवानंद भारती बनाम। RS में पूछा गया प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संशोधन नहीं कर सकते, गोलकनाथ ने कहा था। शंकरी संशोधन कर सकते हैं, केशवानंद ने बोला कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे भाई ये भी बात तुम्हें समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई गुरुजी। बस अब अपने बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात क्या है गुरुजी, ये मुद्दे की नहीं थी, क्या मुद्दे की थी, ये थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता रहा था मैं आपको कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार शुरू किए गए। तो देखो भाई ये था मौलिक अधिकारों का इतिहास कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार शुरू हुए। अब देखो मौलिक अधिकार की बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक, 12 से 35 तक उल्लेख है मौलिक अधिकारों का। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 12, अनुच्छेद नंबर 12। गुरुजी अनुच्छेद 12 के अंदर क्या लिखा हुआ है, चल मेरे भाई पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन ये राज्य शब्द जो परिभाषित हुआ है वो किसके सेंस में हुआ है, मौलिक अधिकार के। ऐसे राज्य शब्द संविधान के अनेक भाग में शामिल किया गया है। जैसे मैं आपको नोट लगा के लिखा दूं, ये लिख लेना नोट, ये नोट लगा के लिखनी है बात, ठीक है मेरे भाई, सुनो ध्यान से अब मेरी बात। राज्य शब्द जो है वो अपने बात करें कहां कहां पर शामिल किए गए हैं, तो तुम एक तो याद रखोगे भाग नंबर 3 को। और गुरुजी राज्य शब्द कहां
3 के बाद क्या आता है? भाग 4। 4 के बाद गुरुजी क्या? 4 के बाद आता है भाग 6। ये तुम्हें भाग याद करने हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ कि राज्य शब्द एक तो अनुच्छेद 12 में, यहां लिख रहा हूं मैं अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 12 में, यानी यहां लिख रहा हूं आर्टिकल, और भाग 4 वाला जो है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 36, और भाग 6 वाला जो है वो है अनुच्छेद 152। तो इनके तहत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। पूछे कि भाग 3 में क्या है? सुनना, मैं सारी बातें आ जाएंगी धीरे धीरे। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में गुरुजी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 6 के अंदर अगर हम बात करें, भाग 6 के अंदर है राज्य सरकार। राज्य सरकार। अब प्रश्न क्या बनेगा? राज्य शब्द को राज्य सरकार के संदर्भ में किस भाग में स्पष्ट किया है? भाग 6। ये 4, ये 3, ये देख लेना, ठीक है। अब इधर देखो, राज्य सरकार का जो राज्य शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है वो किया गया 152 में। स्पष्ट रूप का मतलब राज्य सरकार के बारे में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 के अंदर, यानी राज्य शब्द का उल्लेख यहाँ भी दिया, लेकिन वो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 36। भाग 3 में अनुच्छेद 12, ये देखो लिखा हुआ अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द दिया है, किसके सेंस में? मौलिक अधिकार। यहाँ पर 36 में नीति निर्देशक के सेंस में, राज्य सरकार में 152 के सेंस में। समझ में आ गई? ये भाग भी याद कर लेना, आर्टिकल भी याद कर लेना। वैसे मौलिक अधिकार का उल्लेख मैंने बताया था 12 से 35, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है 36 से 51-52 में राष्ट्रपति आ जाएगा, और इसका जो उल्लेख है 152 से 237, क्योंकि 152 के बाद 153 में राज्यपाल आ जाएगा ना। अच्छा, बीच की चीजें याद रखना मेरे भाई, ये प्रश्न आजकल ऐसे बन जाएंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है कि मौलिक अधिकार के अंदर तो गुरुजी निकालेंगे कैसे? ऐसे मत गिनना, 12, 13, 14, 15 ऐसे मत गिनना, टाइम बहुत लग जाएगा, मतलब जीवन यापन यही कर देंगे। फिर इन दोनों माइनस कर लो इनको, वो निकल आएगा कि कितने अनुच्छेदों में राज्य सरकार का उल्लेख है, तो इन दोनों को माइनस करने पे उत्तर आ जाएगा। ये बात तो गुरुजी समझ में आ गई, वाह क्या लेवल है। अब आगे और देख मेरे भाई, अपने पढ़ रहे हैं टॉपिक कौन सा? मौलिक अधिकार। सुनते रहना ध्यान से, आगे आगे तुम कहोगे वाह गुरुजी मजा आ गया आज की क्लास में। मौलिक अधिकार राज्य शब्द की दृष्टि से इसका मतलब क्या है? मतलब यहां जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि हम ये राज्य में कौन कौन से कानून कौन कौन बना सकता है मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो देखो, मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य शब्द का जो मतलब है, मतलब वो क्या है? कानून बनाना। और कानून कौन कौन बना सकता है वो देखो, 1, 2, 3, 4 बिंदु याद रखने हैं। पहला बना सकती है संसद। एक बार मैं वैसे लिख रहा हूं, वैसे लिखना, संसद को छोड़ो, तुम ऐसे लिखो, सबसे पहला कानून केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। क्या गुरुजी राज्य सरकार बना सकती है मौलिक अधिकार के संदर्भ में? बिल्कुल बना सकती है। राज्य के शब्द का मतलब बता रहा हूं मैं तुम्हें, मतलब मौलिक अधिकार की दृष्टि से ये जो राज्य शब्द दिया ना परिभाषित किया, इसका मतलब क्या है। और उसके बाद स्थानीय प्राधिकारी संस्थाएं, और उसके बाद अन्य प्राधिकारी संस्था। प्राधिकारी क्या होता है वो बता दूंगा। केंद्र सरकार का जो कानून बनाती है वो बनाती है संसद। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद के द्वारा। यानी केंद्र सरकार के जो कानून है वो कौन बनाएगी? संसद। तो राज्य शब्द की दृष्टि से, यानी कोई मौलिक अधिकारों में कानून बनाना हुआ, केंद्र सरकार में अगर कोई कानून बनाना हुआ तो वो कौन बनाएगी? संसद। और राज्य सरकार में कानून बनाना हुआ तो वो कौन बनाएगी? विधानमंडल। कौन बनाएगी भाई? विधानमंडल। तो विधानमंडल भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब, पहले तो तुम ये देखो कि प्राधिकारी क्या होता है। प्राधिकारी का मतलब क्या होता है? प्राधिकारी का मतलब मेरे भाई कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा निकाय जो विधि, उपविधि, अधिसूचना और आदेश जारी करे, या जारी करने की किसी के पास शक्ति होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? प्राधिकारी। चाहे वो कोई भी कानून है, वो कोई कानून उसके पास जारी करने की शक्ति होती है, वो क्या कहलाता है? प्राधिकारी।
स्थानीय प्राधिकारी संस्था में स्थानीय स्वशासन पढ़ा है टॉपिक, तो इसमें जैसे आप याद रखना नगर पालिका आ गई, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, इसका मतलब स्थानीय प्राधिकारी संस्था कौन सी होती है, ग्राम पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, ये जितने भी निकाय हो गए वो हो गए। तो समझ में आ रही है ना बात। तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, तो वो जो है कानून बना सकती है, स्थानीय प्राधिकारी संस्थाएं ये होती हैं, तो ये भी कानून बना सकती है। और अन्य प्राधिकारी छोटी मोटी संस्थाएं होती हैं, इससे और भी मतलब छोटी संस्थाएं होती हैं, वो भी कानून बना सकती है। ये है अनुच्छेद 12। देखो एक बार और बता रहा हूं, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को स्पष्ट किया है। ये स्पष्ट किसके सेंस में स्पष्ट किया है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों के अंदर बताया गया कि ये लोग कानून बना सकते हैं राज्य शब्द के अंदर। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी संस्थाएं, अन्य प्राधिकारी संस्थाएं। बिल्कुल सिंपल बात थी, समझ में आ गई। और ये तुम देख लेना, ठीक है गुरुजी, ये तो समझ में आया। तो अनुच्छेद 12 समझ में आया। बस लास्ट पढ़ते हैं आज अनुच्छेद 13, और उसके बाद तुम्हें मौलिक अधिकार बता दूं। मैं गुरुजी से पूछ रहा हूँ, गुरुजी कितने मिनट की होगी क्लास बताना? 36। अरे अभी तो क्या हुआ है, अभी तो शुरू ही हुई है। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, ज्योति सी जल जला, बुझा बुझा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, सबसे पहला वार कर, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी। तो सुनो भाई ध्यान से आगे। मौलिक अधिकार में अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 13। 12 पढ़ लिया, अनुच्छेद नंबर 13। गुरुजी अनुच्छेद 13 में क्या है? ऐसे मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच। मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? अनुच्छेद 13 को। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि इसके मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हमें कोई अगर लग रहा है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो हम जो शिकायत वगैरह वो कहाँ कर सकते हैं? न्यायालयों के अंदर। यानी जो मौलिक अधिकारों पर अंतिम रूप से फैसला देगा वो कौन देगा? न्यायालय। न्यायालय दो होते हैं, मैंने अभी बताया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बस इसके अंदर ये बात की गई है। अब थोड़ा लेवल से पढ़ते हैं इस चीज को कि मौलिक अधिकार 13 में है क्या। तो देखो भाई ऐसे याद रखना, 13(1), 13 अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3), पहले 3 ही हुआ करते थे, फिर 24वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 13(4) भी जोड़ा। अच्छा ये बात करेंगे 24वां संशोधन 1971 में किस प्रकार कौन सा जोड़ा गया था। वो आच्छादन का अधिकार अनुच्छेद 13(1) के अंदर है। अनुच्छेद 13(2) में क्या गुरुजी? याद मैं अपने आप करा दूंगा, पृथक्करण का अधिकार। गुरुजी अनुच्छेद 13 देखो, ये 3 इंग्लिश में 3 पे क्या था? सी से परिभाषा है ना गुरुजी। ये तो कोई में परिभाषा देखो याद करना पड़ेगा। विधि की परिभाषा किसमें दी गई? आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा। बिल्कुल सिंपल बात है। और अंतिम और लास्ट बात है 4 को याद रखो, मौलिक अधिकार में संशोधन। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं ना? बिल्कुल। ये बाद में जोड़ा गया था, बता दूंगा, अधिकार में संशोधन। गुरुजी ये कब जोड़ा गया? चलो इसकी बात बता देते हैं, बाकी वो बाद में बताएंगे। पहले ये देखो, इसको जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन के तहत। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में। इसको उसके तहत जोड़ा। और एक बात और बोली गई इसमें कि राष्ट्रपति मौलिक अधिकार के संदर्भ में कोई कानून बना देंगे ना, तो ये अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, उसमें मना नहीं कर सकता। अनुमति के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। ये बात बोली गई इसके अंदर। तो मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 24वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था, अनुच्छेद नंबर 13(4). मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ये है, एक ये है। विधि की परिभाषा 13(3) में, पहले मैं तुम्हें याद कराता हूँ फिर समझाता हूँ ये होता क्या है। देखो सबसे पहला 13(1) आच्छादन का अधिकार। बिल्कुल देखो, अच्छा दान करोगे एक में, अच्छा दान करोगे एक में, तो आच्छादन 1 में। 2 में अलग कर देंगे, पृथक्करण अलग, पृथक का मतलब होता है अलग। 3 में सी से परिभाषा, 4 में मौलिक अधिकारों में संशोधन। बिल्कुल सिंपल है। तो देखो आच्छादन, इसमें क्या है? संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व, तुम सुन लेना पहले पूरी बात, फिर मैं समझाऊंगा। संविधान लागू, ये लिख लेना ऐसे, संविधान लागू होने से पूर्व कोई
कानून बनाया गया है और उस कानून का टकराव मौलिक अधिकारों के साथ होता है तो वह कानून रद्द कर दिया जाएगा। ये तुम लिख लो। अब पहले समझ लो, फिर उसके बाद पढ़ना ये जो लिखा। मतलब मेरे दोस्त, ये लागू हुआ था संविधान 26 जनवरी 1950 में। इससे पहले का कोई कानून है, जैसे 1940 का कोई कानून है, ये कानून ऐसा है जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो बताया जाएगा कि ये कानून हटाया जाएगा, हटाया जा सकता है। जैसे देखो, कोई कानून है 1935 का है और इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि फलाने फलाने कोई बात ऐसे लिखी हुई है जिसमें ऐसे लग रहा है कि नहीं यार, इस कानून से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये कानून हटाया जा सकता है। शर्त ये है 1950 के पहले का होना चाहिए। अगर गुरुजी 1950 के बाद का हुआ, 1952 का हुआ, फिर तो नहीं हटाया जाएगा। बस बात ये लिखी हुई है, आच्छादन का अधिकार में समझ में आ गई। यानी संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून है वो इससे टकराएगा तो वो भंग हो जाएगा। समझ में आ गई? ओके। प्रथीकरण का मतलब क्या है? प्रथीकरण का मतलब ये है मेरे भाई, अगर राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना दे, कोई ऐसा कानून बना दे, ये लिख लो पहले, राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना दे जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो उसकी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। ये क्या है? ये लिख लिया। अब सुनो, कानून कोई बना है, राज्य सरकार ने कोई कानून बना दिया, राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया। क्या बना दिया गुरुजी? मतलब जैसे मैंने वो बताई थी ना बात, कोई पॉइंट है कोई अनुच्छेद के, इसमें दूसरे पॉइंट में ये रख दिया कि तुम्हारा शोषण के लिए कोई अधिकार बना दिया यहाँ पर। मतलब राज्य सरकार ने इतना गौर किया नहीं और इससे ये 2 नंबर पॉइंट जो बनाया ना कानून ने, और इसमें तुम्हें लग रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, तो तुम न्यायालयों में जाकर इसको हटा सकते हो। बस ये हट जाएगा, बाकी ये रहेंगे। अगर तुम्हें इससे तकलीफ नहीं है तो ये रहेंगे, ये हट जाएगा। तो समझ में आ गया? अब इस थ्योरी को पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। विधि की परिभाषा, तो पहला मैंने आपको बताया था कि जो विधि है वो कौन बना सकती है। देखो, विधि केंद्र सरकार भी बना सकती है, कानून मतलब है कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन कोई ऐसा कानून हो गया जो बनाना जल्दी जरूरी हो गया। अब देखो, केंद्र और राज्य सरकार बनाएगी, ये कभी कहां पेश करेगी, फिर विचार के लिए रखेगी, फिर क्या करेगी, तो टाइम बहुत लगेगा। कोई ऐसा कानून बनाना पड़ गया कि जो अभी ही लागू करना है, उसके लिए क्या करेंगे गुरुजी? तो भाई, केंद्र का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। और राज्य में सबसे बड़ा पद होता है राज्यपाल का। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, इसके तहत कानून लागू हो जाएगा। लेकिन अब अध्यादेश ये राज्य इनकी पढ़ेंगे वो बातें, तो ये पढ़ेंगे कि ये 6 महीने तक ही होगा, वो सारी बातें उधर देखेंगे। ठीक है, अभी तुम इतना लोड मत लो। अच्छा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। गुरुजी, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा, और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत क्या जारी करेगा? अध्यादेश कानून लागू करने के लिए जारी कर सकता है। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिनके पास ये क्या हो सकती है? शक्तियां। और मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। ये बात हमने 24वें संविधान संशोधन 1971 में ली, और राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होगा। ये बात तुम याद दे दो। कानून बनेंगे ना कोई, तो उसमें ये साइन करने के लिए बाध्य होगा। बंद थोड़ा सा, अरे नहीं बंद नहीं करनी, कर दी, बोने दो। बैटरी क्या ये? अच्छा, तो देखो तुम भाई, अगर तुम्हें क्लास अच्छी लगे तो मेरे भाई क्लास शेयर जरूर कर देना, मेरे को बहुत खुशी होगी। और एक कमेंट में बता देना, और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना भाई। इससे भी बेहतर कोशिश करूंगा मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करवाने की, बिल्कुल। और आप हमेशा एक बात याद रखो कि सच्चे अर्थों में धन्य जवानी उसी के पास होती है जो सच्ची लगन से मेहनत करता है। ये बात आपने भी सुनी होगी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। इसको जितना अच्छा सीखोगे उतना ही तुम में निखार आएगा। और अंतिम समय तक मैं कहता हूं कि हार नहीं माननी जब तक हम अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाए। तो बिल्कुल इसी जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। अब मौलिक अधिकार मैंने बताया था, टोटल इनकी संख्या पहले थी 7, 7वां हटा दिया, तो वर्तमान के अंदर वर्तमान में अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी रह गई? 6। बिल्कुल याद करा देता हूं, 1 2 3 4
5 6 लास्ट बात है, फिर आप बाकी काल कर लिया। ठीक है मेरा भाई, ओके गुरुजी, काल कर लिया। याद कैसे करना, से फिर आदो से, फिर से वाला से, शंकर वाला से। 4 दाम है तो दे, दामों की संख्या कितनी है 4, फिर वापिस से आदो, फिर पूरो से। कहने का मतलब भाई सारों में से दाम कितने हैं 4, 4 में दे, तो दाम धार्मिक जो अधिकार के बारे में उल्लेख देता है, धर्मों के बारे में अधिकार का जो उल्लेख देता है वो आर्टिकल, वो चलो आर्टिकल लिखा दूंगा, वो कौन सा दिया, ये कर्म याद रखना चौथा। ठीक है, सबसे पहले समानता का अधिकार। किसका अधिकार, समानता का अधिकार, बिल्कुल सिंपल बात है, ये तुम से ऐसे लिख के देखना, याद हो जाएगा। फिर आधा से स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है या नहीं है, हमें बिल्कुल है गुरुजी, तो ये लिखा स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बिल्कुल अनुच्छेद सिंपल लगेंगे आपको, कोई चीजें बड़ी लगती है ना तो छोड़ के भाग करो मत, ये तुम्हारे भले के लिए कराएंगे, ऊपर से गलत नहीं होगा एक भी मेरे भाई। से याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसे संस्कृति व शिक्षा के अधिकार, और लास्ट में संवैधानिक उपचार के अधिकार। संवैधानिक, ये तो मैं समझाऊंगा क्या होते हैं, एक बार तुम्हें एक बार इतना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अब इसके अनुच्छेद याद कर लो, बिल्कुल सिंपल सी बात अभी कराता हूं, देखो कैसे। समानता जो अधिकार है, देखो 13 तक तो मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, और 13 के बाद 14 आता है, 4 है, 4 दूनी 8 होते हैं तो 18। 18 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद क्या आता है भाई स्वतंत्रता का, 19 से 22, 22 के बाद क्या आता है 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद गुरुजी 25 आता है, 25 के बाद सीधा 28 याद रखना। और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो है वो 29-30 के अंदर है, और 31वां अनुच्छेद 31 में क्या है, वो 7वां संपत्ति का अधिकार। 31 के बाद क्या आता है 32 यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार। गुरुजी आपने तो मजाक कर रहे हो, 12 से 35 लिखाया, 32 तक की कहानी बताई है, लिखाया तो 12 से 35 था, यहाँ भी 12 का तो नाम भी नहीं आया, लेकिन 12 और 13 के बारे में बताया ना, तो वही सेम बात इनमें है, वो आगे कर लेंगे चर्चा। तो बिल्कुल सिंपल बात है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ये इसके सिंपल से आर्टिकल हैं। एक बार लिख लेना मेरे भाई, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल शेयर करा करो, और इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं अगले भाग में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।